नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बात करते हैं हम दुनिया की बड़ी खबरों की, वो खबरें जिसका पूरी दुनिया पर असर होता है। वर्ल्ड नाउ में हम आपको लेकर चलते हैं दुनिया के सफर पर, बताते हैं दुनिया में कहां जंगी मोर्चे खुल रहे हैं, कहां तनाव भड़क रहा है, कौन किसके खिलाफ मोर्चा खोल रहा है, कौन देश किसके खिलाफ ताल ठोक रहा है, कहां आर्थिक जंग की तैयारी है, कहां सामरिक जंग की तैयारी है और कौन किसके खिलाफ जहर उगल रहा है। दुनिया का कौन सा हिस्सा उबल रहा है, कौन सा हिस्सा दहल रहा है। वर्ल्ड नाउ में जिन खबरों को आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, सबसे पहले नजर डालते हैं उन खबरों पर। अमेरिका और ईरान का तनाव बढ़ता ही जा रहा है। बेशक यहां शांति वार्ता की बातचीत हो रही हो, लेकिन ईरान के ड्रोन को अमेरिका ने इब्राहिम लिंकन के पास मार गिराया और इसके बाद ईरान और अमेरिका में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने एक तरह से अमेरिका की घेरेबंदी शुरू कर दी है। ईरान का शाहिद 139 ड्रोन जो है वो यूएसएस इब्राहिम लिंकन के पास तक पहुंच गया था, जिसे अमेरिका ने हवा में ही मार गिराया। उधर ईरान ने तुर्की को भी झटका दे दिया है। तुर्की को चाचा चौधरी बनने पर ईरान ने बेइज्जती कर दी है। ईरान ने नई रणनीति भी तैयार कर ली है, जिसमें अपना यूरेनियम रूस में शिफ्ट करने की बात कही और वहीं पर परमाणु हथियार भी डेवलप कर सकता है ईरान। तो अरब के सागर में अब परमाणु प्रलय की तैयारी है। क्या अरब का सागर परमाणु जंग से उबल उठेगा, बताएंगे इस खबर को। और यह भी आपको बताएंगे कि ईरान ने कहा है कि जिस ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया है, उस ड्रोन का मकसद पूरा हो गया और उसे यूएसएस अब्राहम लिंकन की मौजूदगी के बारे में भी पता है, उसके लोकेशन और उसके साथ जो डिस्ट्रॉयर्स और बाकी चीजें चल रही हैं उनके बारे में भी अब ईरान को जानकारी है। वर्ल्ड नाउ में हम बात करेंगे फिर अमेरिका और रूस की, जहां पर कल यानी 5 फरवरी को अमेरिका और रूस में वो करार टूटने जा रहा है जिसके अंतर्गत परमाणु हथियार कार्यक्रम पर इतने दिन तक रोक लगा हुआ था, यानी कि परमाणु हथियारों पर अंकुश लगाने वाली स्टार्ट ट्रीटी। अब दुनिया की 2 बड़ी ताकतों पर कोई परमाणु पाबंदी नहीं रहेगी। यह संधि तब खत्म हो रही है जब दुनिया में जंग के कई फ्रंट खुले हुए हैं। ईरान अमेरिका आमने सामने है, अमेरिका रूस में तनाव है, चीन अमेरिका में तनाव है, रूस यूक्रेन में जंग जारी है। उधर अमेरिका और रूस के रिश्तों में भी खटास है। ऐसे में संधि टूट रही है तो फिर सोचने वाली स्थिति है कि आगे क्या हालात बनेंगे। क्या विश्व अब परमाणु विनाश की ओर आगे बढ़ेगी, इस बारे में विस्तार से बताएंगे, क्योंकि रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने साफ तौर पर कहा है कि 2 दिन के बाद हम दिखा देंगे कि परमाणु खेल क्या होता है। आगे बढ़ेंगे, वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे लिथुआनिया के बारे में। जिस दौर में दुनिया भी ड्रोन और हाइपरसोनिक मिसाइलों के असर को ही समझ रही है, उस बीच चीन ने भविष्य के युद्ध की एक ऐसी तस्वीर पेश की है जो कल्पना और हकीकत की सीमा को भी धुंधला कर देती है। बीजिंग ने लुआनियाओ नाम का एक विशाल अंतरिक्ष विमान वाहक परिकल्पना सामने रखी है। सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि आने वाले दशकों की सैन्य सोच का प्रतीक इसे माना जा रहा है, जिसके जरिए चीन पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी सीमा से पूरी दुनिया की निगरानी, पूरी दुनिया पर हमला करने की ताकत हासिल कर लेगा। तो क्या चीन सुपर पावर बनने जा रहा है और टेक्नोलॉजी के मामले में, सामरिक मामले में अमेरिका चीन से पिछड़ जाएगा? फिर वर्ल्ड नाउ में बात लीबिया की भी होगी। लीबिया के पूर्व तानाशाह मुअम्मर अल गद्दाफी के बेटे सैफ अल इस्लाम गद्दाफी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सैफ अल इस्लाम की 4 लोगों के एक कमांडो दस्ते ने लीबिया के जंतान शहर में उनके घर पर हमला कर उनकी हत्या कर दी। सैफ अल इस्लाम गद्दाफी का असर कितना था लीबिया पर? मुअम्मर अल गद्दाफी के मारे जाने के बाद सैफ अल गद्दाफी कहां रह रहा था और किस तरह से इस हमले का शिकार हुआ, कैसे उसे मौत के घाट उतारा गया और उसका इंपैक्ट लीबिया में क्या होगा, ये भी आपको डिटेल से बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं वर्ल्ड नाउ में तमाम खबरें विस्तार के साथ। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की खबरें अभी तक आपने सुनी, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि अमेरिका और ईरान के बीच एक तरह से जंग की शुरुआत हो चुकी है, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि अरब सागर की नीली लहरों पर युद्ध के काले बादल मंडरा चुके हैं? अमेरिका और ईरान के बाद जंग की इन दोनों के बीच शुरुआत हो चुकी है और एक छोटी सी चिंगारी की जो बात कही जा रही थी, वो चिंगारी भड़का दी गई है। वो कहते हैं ना, आग लगे तो बुझाने वाला चाहिए, भड़काने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। लेकिन यहां हालात उलट हैं। भड़काने वाले तो खैर हैं ही, बुझाने की कोशिश करने वाले भी अपने अपने फायदे का गणित लगा रहे हैं। सबसे पहले जानिए कि अमेरिका और ईरान के बाद बीच ये युद्ध की चिंगारी कैसे भड़की है। ईरान के पास एक बहुत खतरनाक ड्रोन है जिसका नाम है शाहिद 139, शाहिद 139, जो कि न सिर्फ एक अटैक ड्रोन है बल्कि एक निगरानी ड्रोन की तरह भी यह काम करता है।
और जैसा कि हमने आपको वर्ल्ड नाउ में लगातार यह बताया है कि ईरान की सीमा के करीब यूएसएस अब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा जंगी बेड़ा है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसकी तस्वीर भी इस वक्त आप देख रहे हैं, वो मौजूद है। उसके करीब ईरान का ये शाहिद 139 पहुंच गया जासूसी करने के लिए, निगरानी करने के लिए, और उसे अमेरिका ने हवा में ही मार गिराया। जी हां, यह वाकया हुआ अरब सागर में, जिसके बाद दोनों देशों के बीच कभी भी जंग छिड़ने की हालात बताए जा रहे हैं। ईरान का शाहिद 139 ड्रोन अमेरिकी विमान पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन की तरफ पहुंच रहा था। खतरे को भांपते ही अमेरिकी F-35 फाइटर जेट ने मोर्चा संभाला और आसमान में ही इस ड्रोन को ढेर कर दिया गया। ये मामला ये दर्शाता है कि दोनों देशों के बीच अब जंग की चिंगारी डाली जा चुकी है, असली मुठभेड़ की नौबत आ चुकी है। जैसे कहावत है, जब तक सांप नहीं मरेगा लाठी नहीं टूटेगी। अमेरिका ने साफ कर दिया, अगर उसके जहाज या सैनिक पर कोई खतरा होगा तो जवाब फौरन और सख्त होगा। लेकिन जहां अमेरिका यह कह रहा है कि जवाब फौरन दिया जाएगा और सख्त दिया जाएगा, तो वहीं ईरान ने यह कहा है कि शाहिद 139 को बेशक अमेरिका ने मार गिराया, लेकिन उसने अपना काम पूरा कर लिया। तो क्या यूएसएस अब्राहम लिंकन की हर एक जानकारी ईरान के पास है? और क्या यूएसएस अब्राहम लिंकन अब ईरानी मिसाइलों के निशाने पर है? कुछ भी हो सकता है। तो क्या यह माना जाए युद्ध शुरू हो चुका है? आइए समझने की कोशिश करते हैं। अरब सागर में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव है, यह बात आपको पता है। ईरानी शाहिद 139 ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया। अमेरिका सोच रहा है कि उसने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, क्योंकि यूएसएस अब्राहम लिंकन युद्धपोत के करीब था यह ड्रोन। इसे देखते ही अमेरिका सतर्क हो गया और अमेरिकी फाइटर जेट F-35 ने इस ड्रोन को मार गिराया। अरब सागर में अमेरिका और ईरान की युद्ध की शुरुआत इसे मानी जा रही है। लेकिन ईरान का मानना है कि 139 को जिस मकसद से भेजा गया था, वो मकसद उसने पूरा कर लिया, और उसे मार गिराने के बाद अमेरिका ने कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं की है, क्योंकि उसका मकसद था यूएसएस अब्राहम लिंकन की जानकारी ईरानी अधिकारियों, सैन्य अधिकारियों तक पहुंचाना, और यह काम वो कर चुका था। ईरानी मीडिया ने बताया कि ईरान की सशस्त्र सेनाओं का एक ड्रोन मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में निगरानी मिशन पर भेजा गया था। यह अटैक करने नहीं गया था, ध्यान दीजिए। निगरानी मतलब जासूसी करने, देखने क्या चीजें कहां पर है। इस ड्रोन ने ईरान से सटे इलाकों में सैन्य गतिविधियों पर नजर रखी और रियल टाइम डेटा ग्राउंड बेस तक भेज दिया, यानी हेडक्वार्टर पहुंचा दिया। यानी जो इंफॉर्मेशन ईरान को चाहिए थी वो अब ईरान के पास है, जो ईरान की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी कदम बताया जा रहा है। हालांकि यूएस के ड्रोन शूट के दावे पर ईरान ने कहा कि एक ईरानी ड्रोन से संपर्क टूटा है, जिसकी वजह की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद जानकारी दी जाएगी। असली दांव तो ईरान के पास मौजूद 440 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम पर लगा है। ये वो खजाना है जिससे कम से कम 40 परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। एक परमाणु बम बनाने के लिए लगभग 10 किलो यूरेनियम चाहिए। ईरान के पास 60% तक संवर्धित यूरेनियम पहले से तैयार है। अगर इसे 70% तक संवर्धित कर लिया जाए तो परमाणु हथियार बनाने से ईरान को कोई नहीं रोक सकता। अमेरिका ने जून 2025 में 3 B-2 बॉम्बर से इन्हें नष्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन उससे पहले ही ईरान ने ट्रक के जरिए इन संवर्धित यूरेनियम को, एनरिच्ड यूरेनियम को वहां से निकाल लिया था, और इसलिए उसे कामयाबी नहीं मिली। मोसाद और सीआई की खुफिया जानकारी लीक होने की वजह से ईरान को पहले भनक लग गई और उसने अपने यूरेनियम भंडार को वहां से शिफ्ट कर दिया। तो एक तरफ जहां जंगी ज्वाला भड़की है, वहीं दूसरी तरफ यूरेनियम को लेकर जो है वो मामला पेचीदा होता जा रहा है। ईरान के पास देख लीजिए कितना यूरेनियम है। कहते हैं फिलहाल 440 ग्राम यूरेनियम ईरान के पास मौजूद है। 40 परमाणु हथियार ईरान बना सकता है। 60% तक यूरेनियम एनरिच कर चुका है पहले ही ईरान। यूएस ने 2025 में B-2 बॉम्बर से इन्हें नष्ट करने की कोशिश की यूरेनियम भंडार को, लेकिन ईरान पहले ही सुरक्षित जगहों पर पहुंचा चुका था। अब सवाल यह है कि यूरेनियम को लेकर ईरान की अगली रणनीति क्या है, यानी ईरान का मकसद क्या है। अमेरिका इस यूरेनियम को सीज कर लेना चाहता है ताकि ईरान का परमाणु कार्यक्रम आगे ना बढ़े, लेकिन टर्की और रूस दोनों की इस परमाणु ईंधन पर नजर टिकी हुई है, एनरिच्ड यूरेनियम पर। रूस का दावा है कि ईरान से उसकी बातचीत चल रही है और संभव है कि ये यूरेनियम मॉस्को शिफ्ट कर दिया जाए। वही टर्की भी इस रेस में शामिल है, लेकिन दिक्कत यह है कि ना तो अमेरिका को तुर्की पर भरोसा है और ना ही ईरान इतनी आसानी से अपनी ताकत
किसी के हवाले करने वाला है। हां, हो सकता है कि ईरान ये जो संबंधित यूरेनियम है वो रशिया को दे दे, रशिया शिफ्ट कर दे और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को वहां पर ऑपरेट करे, क्योंकि रशिया, याद रखिएगा, जो अगली स्टोरी हम आपको बताने वाले हैं, न्यू स्टार्ट ट्रीटी से अगले 24 घंटे में बाहर आने वाला है, जहां उसको उसके ऊपर परमाणु हथियारों को लेकर कोई पाबंदी, कोई संधि नहीं रह जाएगी। एक और जो मुद्दा है वो है हॉर्मुज स्ट्रेट का, जहां दुनिया की नब्ज धड़कती है। हॉर्मुज स्ट्रेट सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था के जीवन की रेखा है। यहां से हर दिन करीब 100 व्यापारिक जहाज गुजरते हैं जो दुनिया की 20% ऑयल को यहां से फुलफिल करते हैं। अगर कोई टकराव हुआ तो अर्थव्यवस्था दुनिया की लड़खड़ा सकती है। ईरान ने 30 जनवरी को ऐलान किया था कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट में 2 दिन की लाइव फायर नेवी एक्सरसाइज करेगा। जवाब में अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने साफ चेतावनी दी कि ईरान समुद्र में तनाव बढ़ाने वाली हरकतों से बाज आए। अमेरिका ने कहा कि अगर ईरान की नावें, ड्रोन या हथियार अमेरिकी जहाजों के पास आएंगे तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ईरान ने वो कर दिखाया। अमेरिका के वार्निंग के बावजूद ईरान ने अपने निगरानी ड्रोन यूएसएस इब्राहिम लिंकन के करीब भेजे, जिसे अमेरिकी युद्धपोत ने डिस्ट्रॉय कर दिया। अमेरिकी युद्धपोत पर तैनात F-35 ने। लेकिन ईरान का मिशन कंप्लीट हो गया और अमेरिका की धमकी के बावजूद ईरान ने ड्रोन भेजे। यानी ईरान पीछे नहीं हट रहा। जहां अमेरिका अपनी ताकत का जोर आजमाइश कर रहा है तो ईरान भी इन मामलों में पीछे हटने को, दबने को तैयार नहीं। और यहां पर एंट्री होती है एक और दिलचस्प किरदार की, जिसका नाम है चीन। चीन ने एक ऐसा कदम अख्तियार किया है जिससे अमेरिका की टेंशन बढ़ रही है। चीन का रिसर्च जहाज है दयांग यहाओ ओशन नंबर 1। अरब सागर में यूएसएस लिंकन के आसपास इसे मंडराता हुआ देखा गया है। यह जहाज 19 दिसंबर से भारत के पश्चिम में अरब सागर के क्षेत्र में सर्वे कर रहा है। यह कोई साधारण जहाज नहीं है। इसमें समुद्र की गहराई और सतह के नीचे की बनावट को रियल टाइम में मैप करने वाली एडवांस तकनीक लगी हुई है। यह समुद्र में होने वाली असामान्य आवाजों की निगरानी भी कर सकती है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन और वायरलेस इंटरनेट की सुविधा से लैस यह जहाज ईरान के तट से करीब 320 किलोमीटर दूर देखा गया है। सवाल यह है कि क्या चीन अमेरिका की सैन्य गतिविधियों पर नजर रखकर ईरान को जानकारी दे रहा है? क्योंकि रूस के और चीन के पास वो तकनीक है जिससे वो अमेरिकी युद्धपोत को कंप्लीटली सर्विलांस कर सकते हैं। और ईरान में अपने हितों को बचाने के लिए चाइना किसी भी लिमिट तक जा सकता है। और इसके तो सबूत मौजूद है। मैं आपको सबूत दे देता हूं, बहुत पीछे नहीं, आप चलिए लगभग 8-9 महीने पीछे और याद कीजिए ऑपरेशन सिंदूर। जब भारत ने एक एक करके पाकिस्तानी एयर बेसेस को निशाना बनाना शुरू किया और ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, तो पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन कहां से मिल रही थी, डेटा इंफॉर्मेशन कहां से मिल, सैटेलाइट डेटा कहां से मिल रही थी? पाकिस्तान को ये सारा डेटा चाइना दे रहा था। और यही काम चाइना अब ईरान में शुरू कर चुका है। यहां चीन न तो दूर बैठा है और न ही तमाशबीन, वो अपने रणनीतिक हितों की रक्षा कर रहा है। क्योंकि ईरान बंद मतलब चीन की आधी के लगभग ऑयल सप्लाई ठप। चीन और ईरान की 2016 में रणनीतिक साझेदारी थी, जिसमें रक्षा सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति हुई थी। और एक और बात पर सहमति बनी थी कि ईरान चीन के ऊर्जा हितों का ख्याल रखेगा। इसके बदले में चूंकि ईरान पर सैंक्शन है तो ईरान डॉलर ले नहीं सकता, करेंसी भी नहीं ले सकता। तो चीन ने कहा कि हम आपके यहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, मेडिकल कॉलेजेस बनाएंगे, रेलवे बनाएंगे, हाईवेज बनाएंगे, बुलेट ट्रेन बनाएंगे, बहुत सारी चीजें जो आपको चाहिए वो हम आपके लिए बना कर देंगे। तो इस बारे में डील हुई थी। इसलिए ईरान और चीन बहुत करीब हैं और इसी वजह से दोनों देश एक दूसरे की मदद करते हैं। इधर चीन अमेरिका की गतिविधियों की जानकारी ईरान को दे रहा है, तो दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अगर बातचीत नहीं बनी तो बुरी चीजें हो सकती हैं। अमेरिका ने बातचीत के लिए 3 शर्तें रखी हैं। पहला ये कि जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो पूरी तरीके से अमेरिका को हैंडओवर करना होगा। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को पूरी तरह से रोकना होगा। क्षेत्रीय गुट जैसे हिजबुल्लाह, हूती और जो इराकी मिलिशिया हैं उनको जो समर्थन है ईरान का, उसको कंप्लीटली बंद करना होगा। ईरान इन तीनों को अपनी संप्रभुता पर हमला मानता है। वो कहता है बातचीत सिर्फ परमाणु कार्यक्रम तक सीमित रहे तो ठीक है, इसके अलावा किसी और मुद्दे पर हम बात नहीं करेंगे।
बैलिस्टिक मिसाइल या प्रॉक्सी गुटों पर कोई चर्चा नहीं होगी। बात यहीं अटक गई है दोनों देशों के बीच। वो कहते हैं ना, जब दूसरों के घर में आग लगी हो तो उस आग में हाथ सेकने का मजा ही कुछ और है, और यही हाल तुर्की भी कर रहा है। तुर्की ने इस पूरे मामले में खुद को बड़े मध्यस्थ के तौर पर पेश करने की कोशिश की। इस्तांबुल में ईरान अमेरिका परमाणु वार्ता की तैयारी थी, जिसमें तुर्की को भी जाना था, मतलब तुर्की तो रहता ही रहता, पाकिस्तान को भी जाना था, सऊदी अरब को भी आना था, कतर को भी आना था, और यूएई के प्रतिनिधि भी शामिल होने वाले थे। लेकिन जैसे कहावत है, मान न मान मैं तेरा मेहमान, ईरान ने तुर्की के इस प्रस्ताव पर पानी फेर दिया। तेहरान ने साफ कर दिया कि बातचीत तुर्की में नहीं बल्कि ओमान में होगी, और वो भी सिर्फ दो देशों के बीच, बिना किसी तीसरे मध्यस्थ के मौजूदगी में। यानी तुर्की जो बेवजह इस मामले में कूद रहा था, बेगानी शादी में दीवाना बन रहा था, ईरान ने उसे झटका दिया और साइडलाइन कर दिया। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन का यह झटका इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुर्की नहीं चाहता कि उसका पड़ोस में एक और युद्ध का मैदान बने। सीरिया और यूक्रेन जैसे संघर्षों का असर तुर्की पहले ही झेल चुका है। अगर अमेरिका ईरान टकराव हुआ तो सीमा सुरक्षा, शरणार्थियों का दबाव, व्यापार, क्षेत्रीय स्थिरता, सब कुछ दांव पर होगा। और चेरी ऑन द टॉप, तुर्की नेटो का मेंबर भी है, तो ईरान से कहीं ना कहीं खतरा तुर्कियों को भी है। तो तुर्की कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से इस मामले में वो चौधरी बने और इस मामले को रफा दफा करवा दे। लेकिन कहते हैं, जब घर में परेशानी हो और उसी वक्त पड़ोस भी मुंह मोड़ ले तो फिर क्या होगा। अमेरिका को इस वक्त यही सबसे बड़ी चुनौती मिल रही है कि ईरान के पड़ोसी देशों ने अमेरिका को अपनी धरती देने से, अपने आसमान के इस्तेमाल से मना कर दिया है। ये ईरान की कूटनीति की जीत मानी जा सकती है, ईरान के ताकत की जीत मानी जा सकती है, ईरान के हौसले की जीत मानी जा सकती है, क्योंकि इन देशों को पता है कि अगर ईरान जंग में उतरा अमेरिका के खिलाफ और अमेरिका ईरान में जंग हुआ तो खामनेई एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे सारे अमेरिकी बेसिस को खत्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए, और सब पर मिसाइल दागेंगे, ड्रोन दागेंगे। मिसाइल और ड्रोन का बहुत बड़ा जखीरा ईरान के पास है, और जिसकी वजह से खाड़ी देश घिर चुके हैं और वो नहीं चाहते कि युद्ध शुरू हो, क्योंकि अगर युद्ध हुआ तो लगेगी आग तो आएंगे सभी के घर जद में। यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, यही बात ईरान कह रहा है। अमेरिकी नौसेना समुद्र में डेरा डाले हुए हैं, जो जमीनी रास्ते हैं वो भी काफी हद तक बंद हैं, लेकिन ईरान के प्रॉक्सी गुट भी सक्रिय हैं। अगर ईरान पर कुछ भी एक्शन हुआ तो चारों ओर से ये प्रॉक्सीज हमला कर सकते हैं। इसमें चीन और रूस भी साथ आ सकते हैं। 6 फरवरी को तुर्की के अंकारा में अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की मुलाकात होने वाली है। ये बैठक तय करेगी कि आगे ये रास्ता युद्ध की ओर जाएगा या शांति की ओर। अमेरिका की पहली कोशिश परमाणु समझौते को लेकर बातचीत करने की। वो चाहता है कि भविष्य में ईरान कोई परमाणु हथियार ना बनाए और अपने सभी प्रॉक्सी संगठनों को खत्म कर दे। दूसरी तरफ ईरान की कोशिशें सभी प्रतिबंधों को हटवाने की है, लेकिन वो सिर्फ एक ही शर्त पर बातचीत चाहता है कि हम सिर्फ परमाणु कार्यक्रम पर बात करेंगे। और इसलिए अरब सागर में टकराव है, दोनों देश आमने सामने हैं। मामला ड्रोन हमलों तक पहुंच गया है, एक दूसरे की तरफ से वार का सिलसिला शुरू हो चुका है, और इसमें चीन भी एंट्री हो चुकी है, रूस की भी एंट्री हो चुकी है, टर्की की भी एंट्री हो चुकी है, पाकिस्तान, सऊदी अरब, हर कोई इस खेल में शामिल हो चुका है। और इसमें 440 किलो यूरेनियम एक ऐसी चाबी है जो परमाणु ताकत का दरवाजा खोल सकती है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट दुनिया की अर्थव्यवस्था की धमनी है। युद्ध छिड़े तो फिर इसकी आंच में पूरी दुनिया झुलसेगी। तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था ठप हो सकती है। शुरुआती संकेत बता रहे हैं कि टकराव लंबा चल सकता है। अमेरिका पीछे हटने के मूड में नहीं है, ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है। ईरान ने पोस्टरिंग कर दी है, पहले ही ड्रोन भेज दिया। वो कह रहे थे ना, सवाल पूछ रहे थे, पहला ट्रिगर कौन दबाएगा, पहला ट्रिगर कौन दबाएगा। ईरान ने निगरानी ड्रोन भेजकर यूएसएस अब्राहम लिंकन की सारी जानकारी ले ली। यानी मिडिल ईस्ट में बखेड़ा होना तय है। खाड़ी की आग ठंडी होती नहीं दिख रही। दुनिया को चैन की नींद अब कब आएगी, ये बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि सब अपना अपना फायदा देख रहे हैं और ईरान अपनी संप्रभुता बचाने की जुगत में लगा हुआ है, वो भी पूरी ताकत के साथ। वो एक कहावत है हिंदी में, मरता क्या ना करता। तो ईरान जानता है कि अमेरिका से लोहा लेना आसान नहीं है, अस्तित्व का खतरा है, लेकिन ईरान के पास इतना असला बारूद है, इतना असला बारूद है कि खाड़ी में न सिर्फ यूएस की साख डुबो सकता है अरब सागर में, बल्कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति
डोनाल्ड ट्रंप की इज्जत को भी मटिया मेट कर सकता है। इस खबर पर हमारी नजर आएगी, इस पर हम जानकारी आगे आपको देते रहेंगे। लेकिन एक और खतरा आ चुका है, अभी तो इस खतरे से निपटे भी नहीं कि ये नया जो परमाणु युद्ध का सायरन बज रहा है या फिर परमाणु बमों की जो होड़ की स्थिति दिख रही है वो है रूस और अमेरिका के बीच। अब आप कहेंगे रूस और अमेरिका के बीच ऐसी कौन सी परमाणु होड़ आ गई, अब ये क्या नया मोर्चा खुलने वाला है? बिल्कुल एक नया और विशुद्ध मोर्चा खुल रहा है, क्योंकि रूस और अमेरिका के बीच एक ऐसी ट्रीटी खत्म हो रही है जिसने दोनों देशों को अभी तक कंट्रोल किया हुआ था परमाणु हथियारों के मामले में। यानी बस 24 घंटे इंतजार कीजिए, 24 घंटे के इंतजार के बाद एक ऐसी तारीख आएगी जहां से अमेरिका भी बेलगाम और रूस भी बेलगाम, क्योंकि इनके बीच परमाणु हथियारों पर अंकुश लगाने वाली आखिरी संधि न्यू स्टार्ट खत्म हो रही है। शीत युद्ध के बाद से दशकों की मेहनत से बनाई गई यह आखिरी कड़ी टूटने वाली है। अब दुनिया की दो सबसे बड़ी परमाणु ताकतों पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। यह संधि तब खत्म हो रही है जब दुनिया में युद्ध के कई फ्रंट खुले हुए हैं। यह संधि क्या है, कैसे इसने रूस और अमेरिका को कंट्रोल करके रखा, कैसे इसने दुनिया भर के अलग अलग मुल्कों में परमाणु बमों की होड़ को कंट्रोल किया, कैसे इसने अमेरिका और रूस जैसे ताकतों को कंट्रोल किया, और जब यह संधि टूट रही है तो फिर विश्व में क्या हालात बनेंगे, यह सब जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि कहते हैं संधि के टूटने के बाद पूरी दुनिया परमाणु विनाश की ओर जा सकती है, और इसलिए दोनों देशों में बहुत तेज हलचल है कि इस न्यू स्टार्ट संधि को दोबारा से साइन कर लिया जाए। पहले समझिए है क्या मामला, इसको देखते हैं। एक कहावत है, बिन पानी सब सून, ठीक वैसे ही बिना संधि के दुनिया परमाणु विनाश के कगार पर खड़ी हो सकती है। तो सवाल यह है कि आखिर रूस और अमेरिका यहां तक पहुंचे कैसे, और इस संधि के खत्म होने के बाद क्या होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कहानी की। हिरोशिमा और नागासाकी, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, इसी की राख से उठी एक ऐसी होड़ जो पूरी दुनिया में आग से भी तेज फैली, परमाणु बमों को बनाने की होड़। कहानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन परमाणु हथियार बनाने की दौड़ में शामिल थे। अमेरिका के मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत टॉप सीक्रेट रिसर्च की और पहले परमाणु बम बनाने की कामयाबी हासिल हुई, और इसका सबसे पहला इस्तेमाल किया गया पर्ल हार्बर के अटैक के बाद 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर। अमेरिका ने जापान के इन दो शहरों पर परमाणु बमों का इस्तेमाल कर दिया। इन बमों ने दुनिया को दिखाया कि यह हथियार कितना विनाशकारी है, और इसका विनाश न सिर्फ क्षणिक होता है बल्कि दशकों तक मौजूद रहता है। सोवियत संघ को एक जासूस के जरिए इस प्रोजेक्ट की भनक लग गई। 1949 में कजाकिस्तान में सोवियत संघ ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कर दिया, और बस यहीं से शुरू हुई वो होड़ जिसने पूरी दुनिया को परमाणु बम के रेस में पहुंचा दिया। इतिहास में दर्ज है कि अमेरिका और रूस दोनों देशों ने एक दूसरे से आगे निकलने की जद्दोजहद में हजारों परमाणु बम इकट्ठा कर लिए। शीत युद्ध के चरम पर दुनिया में 70,000 परमाणु हथियार मौजूद थे, यानी बारूद का एक ऐसा ढेर जो पूरी पृथ्वी को तबाह करने के लिए, एक बार नहीं सैकड़ों हजारों बार तबाह करने के लिए काफी है। 1962 में जब सोवियत संघ ने क्यूबा में अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात की तो अमेरिका ने नौसेना से क्यूबा की घेरेबंदी करवा दी। 13 दिन तक दुनिया परमाणु युद्ध की कगार पर खड़ी रही। आखिरकार कूटनीतिक प्रयासों से संकट टला। सोवियत संघ ने अपनी मिसाइलें वापस ली और अमेरिका ने क्यूबा पर हमला न करने का वादा किया। इस घटना ने इन दोनों महाशक्तियों को यह समझा दिया कि परमाणु हथियारों को विकसित करना जितना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है इन पर लगाम लगाना, नियंत्रण। वरना आग लगी तो फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि आएंगे सभी के मकान जद में,
यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। क्यूबा संकट के बाद दोनों देशों को इस समझ में आ गया कि हथियारों की होड़ का कोई अंत नहीं होने वाला। तब आया एनपीटी 1970, बहुराष्ट्रीय परमाणु अप्रसार संधि। इसमें 5 मान्य परमाणु देश शामिल हुए: अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। एनपीटी का सौदा साफ था, जिन देशों के पास परमाणु हथियार हैं वो इनमें कटौती करेंगे, जिनके पास नहीं है वो भविष्य में कभी नहीं बनाएंगे। बदले में सभी को शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा की तकनीक दी जाएगी। रिपोर्ट्स ये बताते हैं कि इस संधि का असर तो हुआ। 1960 के दशक में लगता था कि 40-50 देश परमाणु हथियार बना लेंगे, लेकिन एनपीटी के बाद सिर्फ 4 नए देश भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया इस क्लब में शामिल हुए और दुनिया में परमाणु होड़ स्लो हो गई। ये रेस धीमी पड़ गई। चलिए अब जानते हैं कि सॉल्ट से स्टार्ट तक में क्या हुआ। 1971, अब आप आ जाइए 1969 से। सॉल्ट 1, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स, जिसमें पहली बार परमाणु मिसाइलों की संख्या सीमित करने पर सहमति बनी। फिर 1979 में सॉल्ट 2 हुई, लेकिन सोवियत संघ के अफगानिस्तान पर हमले के बाद अमेरिका ने इसे मंजूरी नहीं दी। फिर भी दोनों देश इसकी शर्तों का पालन करते रहे। 1987 में मिखाइल गोर्बाचेव और रोनाल्ड रीगन ने आईएनएफ संधि की, यानी इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी। यह एक बड़ा कदम था। दोनों देशों ने 500 से 5,500 किलोमीटर रेंज की सभी परमाणु मिसाइलों को नष्ट करने का वायदा किया। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और सोवियत नेता गोर्बाचेव परमाणु हथियार मुक्त दुनिया बनाना चाहते थे और उनकी इसी सोच ने आईएनएफ संधि की नींव रखी। 2010 में बराक ओबामा और दिमित्री मेदवेदेव ने न्यू स्टार्ट संधि पर हस्ताक्षर किए। यह सॉल्ट का एक उन्नत संस्करण था। इसमें 3 बड़े प्रावधान थे। वो 3 बड़े प्रावधान क्या थे, आइए जानते हैं। अव्वल तो यह कि भाई परमाणु हथियार की संख्या में कटौती की जाएगी, परमाणु हथियार कम किए जाएंगे। 1550 घटाकर हथियारों को किया गया दोनों देशों में। फिर हथियारों की जानकारी देने के लिए बाध्य होंगे, दोनों देश परमाणु हथियारों की जानकारी साझा करेंगे। हर देश साल में 18 बार परमाणु ठिकानों का निरीक्षण करेगा। माना यह जाता है कि यह जो व्यवस्था बनाई गई यह बहुत प्रभावी मानी गई। अब दोनों देश एक दूसरे के परमाणु हथियारों पर नजर रख सकते थे। इससे भरोसा बना हुआ था। लेकिन कहते हैं कि अच्छे दिन जब तक हैं तब तक हैं, उसके बाद का तो ऊपर वाला ही मालिक है। 2020 में कोविड महामारी आई और निरीक्षण रुक गए। स्वास्थ्य सुरक्षा के नाम पर दोनों देशों ने एक दूसरे के ठिकानों पर जाना बंद कर दिया। वैसे भी वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन लगा हुआ था। फिर 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, जिसके बाद अमेरिका ने रूस पर सैंक्शन लगाने शुरू कर दिए। जवाब में रूस ने अमेरिकी अधिकारियों को अपने परमाणु ठिकानों पर निरीक्षण की इजाजत देने से मना कर दिया। 2023 में रूस ने न्यू स्टार्ट में अपनी भागीदारी निलंबित कर दी। हालांकि उसने दावा किया कि वह स्वेच्छा से संधि की सीमाओं का पालन करता रहेगा। बिना निरीक्षण के किसी को किसी पर भरोसा कैसे हो? अमेरिका ने आरोप लगाया कि संधि का उल्लंघन रूस कर रहा है। रूस ने जवाब दिया कि अमेरिका ही उसके निरीक्षकों को रोकता है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू कर दिए और इसी के साथ ये जो न्यू स्टार्ट संधि थी, जो दिमित्री मेदवेदेव और बराक ओबामा के बीच शुरू हुई थी, वो 2022 के बाद खटास में पड़ गई और इसकी मियाद फरवरी 2026 में खत्म हो रही है, अब से ठीक 24 घंटे के बाद। इसे एक बार 5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता था। वो मौका 2021 में इस्तेमाल हो चुका था। यहां जरूरत थी एक नई संधि की। रूस ने प्रस्ताव दिया कि संधि को 1 साल और बढ़ा लिया जाए ताकि नए समझौते पर बातचीत के लिए थोड़ा वक्त मिल जाए, लेकिन अमेरिका ने कोई जवाब ही नहीं दिया। डोनाल्ड ट्रंप, जो अपने पहले कार्यकाल में कई अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से बाहर आ चुके थे, उन्होंने सितंबर में कहा था कि संधि बढ़ाना अच्छा विचार रखता है, लेकिन इसके बाद कुछ हुआ नहीं। कहने और करने में, कथनी और करनी में
जमीन आसमान का फर्क होता है भाई साहब। और यही हाल हुआ इन दोनों के बीच में। दुनिया की दो सबसे बड़ी परमाणु शक्तियां अब किसी भी संधि से बंधी नहीं रहेंगी। दोनों के परमाणु हथियारों के ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होगा, किसी की कोई निगरानी नहीं होगी। जो चाहे जितना चाहे उतना परमाणु बम बना सकता है इन दोनों में से। यानी हथियार नियंत्रण पर जो व्यवस्था बनाई गई वो चरमरा गई। न्यू स्टार्ट ट्रीटी टूट गई और अब अमेरिका और रूस परमाणु हथियारों की होड़ बढ़ाएंगे। रक्षा जानकार मानते हैं कि तुरंत तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन उन्हें सीमित रखने वाले नियम अब नहीं रहेंगे। ये बेलगाम घोड़े की तरह है, ये कोई नहीं जानता ये कहां जाएंगे। यही हाल इन दोनों देशों का ही होगा। कई विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि सिर्फ अमेरिका रूस नहीं बल्कि सभी परमाणु देशों को एक साथ बैठना चाहिए, लेकिन यह आसान नहीं है। चीन कहता है कि उसके पास अमेरिका और रूस के मुकाबले बहुत कम परमाणु हथियार हैं, लगभग 500, इसलिए वो कटौती क्यों करें। भारत कहेगा कि पाकिस्तान का क्या, पाकिस्तान तो बहुत छोटा मुल्क है, लेकिन उसके पास लगभग भारत के बराबर परमाणु हथियार हैं। पाकिस्तान पूछेगा कि भारत ने हमारे ऊपर हमला किया तो फिर हमारा क्या, ये हमारे लिए डेटरेंस का प्रतीक। फ्रांस, ब्रिटेन, इजराइल, उत्तर कोरिया सबकी अपनी अपनी दलीलें हैं। विशेषज्ञों की माने तो निकट भविष्य में कोई बहुपक्षीय संधि नहीं हो पाएगी। जब 2 में नहीं बनती तो फिर 9 में कैसे बनेगी। परमाणु क्लब में आज की तारीख में कौन कौन से देश हैं और कितने परमाणु हथियार हैं इस दुनिया में, जानकर आप चौंक जाएंगे। हालांकि पहले से यह संख्या कम है। 9 देशों के पास 13,000 परमाणु हथियार हैं। रूस के पास 5,459 परमाणु हथियार हैं, सबसे ज्यादा। इसके बाद अमेरिका की बारी आती है, 3,700 परमाणु हथियार। हालांकि यह संख्या और ज्यादा हो सकती है अगर हम कुछ और रिपोर्ट्स जैसे सीपी और कुछ और रिपोर्ट्स को देखें। चीन के पास लगभग 500 परमाणु हथियार मौजूद है, 550 की संख्या बताई जाती है। फ्रांस के पास 290 परमाणु हथियार हैं, ब्रिटेन के पास 225, इजराइल के पास 90, उत्तर कोरिया के पास 40 से 50। भारत के पास लगभग 190-191 के आसपास परमाणु और हैं। शीत युद्ध के समय जो संख्या 70,000 परमाणु हथियारों की थी वो घटकर 13,000 रह गए। तो एक बात तो मानी जा सकती है कि दुनिया शांति और प्रगति की ओर बढ़ना चाहती है, लेकिन 13,000 हथियार भी कम नहीं होते हैं। ये इतने हथियार हैं कि सैकड़ों बार पूरी दुनिया को तबाह किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, इंसान विहीन किया जा सकता है। एक भी इंसान नहीं बचेंगे अगर इन हथियारों का इस्तेमाल हो गया पूरी दुनिया में। और इसलिए एनपीटी वो संधि जो अब बेईमानी होती जा रही है, 1970 की परमाणु अप्रसार संधि, जिसमें 191 देश शामिल हैं। इसका मूल सिद्धांत था कि परमाणु देश अपने हथियार घटाएंगे, गैर परमाणु देश हथियार नहीं बनाएंगे, लेकिन अब ये सिद्धांत टूट रहा है। पाकिस्तान और इजराइल ने कभी एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए। उत्तर कोरिया ने 2003 में से किनारा कर लिया। 2025 में अमेरिका और इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। आपको याद होगा, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी जब ईरान के साथ परमाणु वार्ता चल रही थी। इससे परमाणु कूटनीति पर से विश्वास उठ गया और अमेरिका ने जिस तरह से पिछले 1 साल में पूरी दुनिया को चलाया है, ऐसा लगता है कि दुनिया में बस एक ही नियम रह गया है, जिसकी लाठी उसी की भैंस। यूक्रेन युद्ध में रूस ने बार बार परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी है और इस ट्रीटी के खत्म होने के बाद, न्यू स्टार्ट ट्रीटी खत्म होने के बाद, दिमित्री मेदवेदेव जो कि पूर्व राष्ट्रपति हैं रूस के, उन्होंने कह दिया है 2 दिन बाद रूस दिखाएगा कि परमाणु खेल क्या होता है। इससे कई देशों को लगने लगा है कि अगर परंपरागत युद्ध में हार की नौबत आ जाए तो परमाणु हथियार डेटरेंस के लिए बहुत जरूरी हैं। यूक्रेन इसका सबसे ताजा और ज्वलंत उदाहरण है। यूक्रेन के पास कई परमाणु हथियार थे, लेकिन यूक्रेन ने 1994 में अपने परमाणु हथियार छोड़ दिए थे, बदले में सुरक्षा गारंटी के वायदे के साथ। लेकिन आज वो अपनी सुरक्षा के लिए पूरी दुनिया में भीख मांग रहा है। दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देश सोच रहे हैं कि क्या हमने भी गलती की एनपीटी में साइन करके परमाणु हथियार न बनाकर। 2019 में ट्रंप ने अमेरिका को आईएनएफ संधि से बाहर कर दिया, आरोप लगाते हुए रूस इसका उल्लंघन कर रहा है। 2024 में रूस ने भी इसे पूरी तरह किनारा कर लिया। अब मध्यम दूरी की परमाणु मिसाइलों पर कोई रोक नहीं है। यूरोप फिर से उसी खतरे में जा रहा है जो शीत युद्ध के समय था। 2017 में संयुक्त राष्ट्र ने परमाणु हथियारों पर पूर्ण प्रतिबंध की TPNW बनाई। 93 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए, लेकिन किसी भी परमाणु देश ने इसे स्वीकार नहीं किया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा था कि परमाणु हथियारों को खत्म करने का लक्ष्य एकतरफा और घमंडी तरीकों से हासिल नहीं किया जा सकता। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन सभी ने TPNW को खारिज कर दिया और एक बार फिर से विश्व पर परमाणु
बमों का बेतहाशा खतरा मंडरा रहा है, जैसे कि शीत युद्ध के दरमियान था। जरूरी नहीं कि इस बार भी भाग्य दुनिया का ही साथ दे, इंसानों के फेवर में हो, क्योंकि दुनिया उस समय से आज कहीं ज्यादा खतरनाक स्थिति में है। दो महाशक्तियां बिना किसी लगाम के परमाणु हथियार बना सकती हैं, तैनात कर सकती हैं और उनकी संख्या बढ़ा सकती हैं। रूस ने 2024 में अपने नवीनतम परमाणु हथियार ले जाने वाले कैरियर का परीक्षण किया। ट्रंप ने 2 परमाणु पनडुब्बियां रूस के करीब भेजने की घोषणा की। अब दोनों के बीच 3-13 का फर्क मिटता जा रहा है। चीन अपने परमाणु शस्त्रागार तेजी से बढ़ा रहा है। चीन ने कहा है कि वो अपने परमाणु हथियारों की संख्या 1000 के करीब ले जाएगा। उत्तर कोरिया भी नए परमाणु हथियार टेस्ट कर रहा है। पाकिस्तान भी नए होड़ में लग गया है। ईरान परमाणु हथियार से ही कदम दूर है। 1962 में क्यूबा संकट में दुनिया बाल बाल बची थी। तब नेताओं में सद्बुद्धि जागी थी और संकट टल गया था। लेकिन आज के नेताओं में वैसी सद्बुद्धि दिखती नहीं है। तो क्या दुनिया जंग के मुहाने पर खड़ी है? 5 फरवरी 2026 के बाद की दुनिया अधिक खतरनाक मानी जाएगी, अधिक अनिश्चित मानी जाएगी, अधिक असुरक्षित मानी जाएगी। और सबसे बड़ी विडंबना ये कि इस खतरे को रोकने वाला कोई वैश्विक नेता नहीं है जिसकी सर्वत्र मान्यता हो। तो क्या कल के बाद अमेरिका और रूस का भी फ्रंट खुलने वाला है? इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। दुनिया इस वक्त जंग के मुहाने पर है और इसमें परमाणु हथियारों की रेस भी अब धीरे धीरे जुड़ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड नाउ में बात करते हैं चीन की एक ऐसे हथियार की जिसने अमेरिका की सांसें रोक दी हैं, अमेरिका की धड़कनें तेज कर दी हैं। हवा, जमीन और समंदर के बाद अब अंतरिक्ष में चीन महाशक्ति बनने की रेस में है। चीन स्पेस युद्ध में तैरने वाला युद्धपोत बना रहा है और कहते हैं आसमान की कोई सीमा नहीं होती। यह कहावत आज के दौर में एक नए अर्थ में सच साबित हो रही है, जब दुनिया भी ड्रोन और हाइपरसोनिक मिसाइलों के खतरों को समझने में जुटी है। अभी तक इसका पूरी तौर पर इस्तेमाल भी नहीं हुआ है कि चीन ने एक ऐसी युद्ध की परिकल्पना पेश कर दी है जो लगता तो साइंस फिक्शन की तरह है, लेकिन हकीकत से बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है। चीन ने जो वीडियो जारी किया है, जरा उस वीडियो को आप एक बार देखिए और आप समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर मंशा क्या है। एक ऐसे युद्धपोत को बनाना जो स्पेस से ऑपरेट करेगा, एक स्पेस यान, जैसे कि हम अभी तक साइंस फिक्शन फिल्मों में देखते आए हैं, बहुत बड़े बड़े जो हम सुपर हीरोज मूवी में देखते आए हैं, कुछ उसी तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर को डिजाइन कर रहा है, स्पेसक्राफ्ट कैरियर को डिजाइन कर रहा है चाइना। चीन ने इस हथियार को नाम दिया है लुआन नियाओ, जो कि एक अंतरिक्ष विमान वाहक पोत है। यह सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि भविष्य के युद्ध की पूरी सोच को बदलने वाली अवधारणा। तो क्या यह महज चीनी प्रोपेगेंडा है या सचमुच दुनिया को एक नई वास्तविकता, सैन्य वास्तविकता के लिए तैयार हो जाना चाहिए? कुछ तक तो हम इस बारे में अवेयर हैं कि अगली जंग स्पेस में लड़ी जाएगी, सैटेलाइट्स के विरुद्ध लड़ी जाएगी, इंफॉर्मेशन वॉर लड़ी जाएगी। जिसके पास जितना मजबूत सैटेलाइट नेटवर्क वो उतना ताकतवर। लेकिन अब जो चाइना कर रहा है वो तो और बड़े सवाल खड़े करता है कि चीन अब स्पेसक्राफ्ट कैरियर से युद्ध लड़ेगा। जिस दौर में दुनिया अभी ड्रोन और हाइपरसोनिक मिसाइलों के असर को ही समझ रही है, चीन भविष्य की तैयारी करते हुए स्पेस में वॉर लड़ने की तैयारी कर रहा है। बीजिंग ने लुआन नियाओ नाम के जिस अंतरिक्ष विमान वाहक की परिकल्पना सामने रखी है, उसने दुनिया के होश उड़ा दिए हैं, खास करके अमेरिका के, क्योंकि अमेरिका ही सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी और टेक्नोलॉजी में चाइना से आगे एक मुल्क इस दुनिया में है।
यह परियोजना चीन के महत्वाकांक्षी नानतियान मेन यानी कि साउथ हेवनली गेट मिशन का हिस्सा है, जिसके जरिए चीन पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी सीमा से पूरी दुनिया पर निगरानी रखने की ताकत हासिल करना चाहता है। क्या है ये लुआननियाओ, आइए जानते हैं। चीनी सरकारी मीडिया में एक विजुअल जारी किया गया जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक विशाल त्रिकोणीय ग्रे रंग का स्पेस एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसकी लंबाई करीब 242 मीटर, चौड़ाई लगभग 684 मीटर बताई जा रही है। वजन 1.20 लाख टन। ये आंकड़े से आज के किसी भी आधुनिक समुद्री एयरक्राफ्ट कैरियर से भी कहीं बड़ा बनाते हैं। दावा है कि अंतरिक्ष विमान वाहक अपने भीतर 88 शुआन नू नाम के मानव रहित लड़ाकू जेट्स को ले जाने में सक्षम होगा। ये ड्रोन जेट्स स्टेल्थ टेक्निक से लैस होंगे और हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला करेंगे, जिससे दुश्मन को रिएक्ट करने तक का मौका नहीं मिलेगा और देखते ही देखते दुश्मन का खेल खत्म। तो क्या इसे स्पेस का ब्रह्मास्त्र माना जाए? अभी हमने आपको बताया कि लुआननियाओ है क्या, इसकी ताकत के बारे में, इसकी खासियत के बारे में। तो क्या यह अमेरिका की सैन्य बढ़त को चुनौती दे सकता है? डिफेंस एक्सपर्ट ये मानते हैं कि अगर लुआननियाओ जैसी प्रणाली वास्तव में अस्तित्व में आई तो मौजूदा वैश्विक डिफेंस स्ट्रक्चर पूरी तरीके से बदल सकता है। विशेषज्ञों की माने तो ऐसा प्लेटफॉर्म सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और पारंपरिक फाइटर जेट्स की पहुंच से बहुत ऊपर होगा। यह सीधे लक्ष्य के ऊपर जाकर हमला कर सकता है, जिससे चीन को ताइवान और साउथ चाइना सी जैसे संवेदनशील इलाकों में अमेरिका पर रणनीतिक बढ़त मिल सकती है। चीन का तेजी से बढ़ता रॉकेट और सैटेलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही वॉशिंगटन अमेरिका के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। और इसकी खासियत क्या होगी, क्यों परेशान है अमेरिका, यह भी देख लीजिए आप। क्योंकि इसे स्टेल्थ टेक्निक से बनाया जा रहा है, ये रडार की पकड़ में तो आ ही नहीं सकते। अव्वल बात तो ये, जो मिसाइलें लगी हैं वो हाइपरसोनिक है, आवाज की गति से 5 से 10 गुना ज्यादा तेज हमला, लक्ष्य के ऊपर सटीक निशाना, पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ। हालांकि इस भव्य कल्पना को लेकर संदेह भी कम नहीं है। कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का कहना है कि इतने विशाल संरचना को वायुमंडल की सीमा पर टिकाए रखने के लिए जिस प्रोपल्शन सिस्टम और ईंधन तकनीक की जरूरत होगी, वो फिलहाल दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। इसे कक्षा में पहुंचाने के लिए स्पेस एक्स जैसी रीयूजेबल सुपर हेवी रॉकेट तकनीक चाहिए, जिसमें चीन को अभी लंबा सफर तय करना है। कुछ जानकार इसे चीन का एक रणनीतिक प्रोपेगेंडा प्रोजेक्ट भी मान रहे हैं, जिसका मकसद मनोवैज्ञानिक तौर पर बढ़त हासिल करना है, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना है, ऐसे समय में जब अमेरिका 2026-2027 में चांद पर इंसान भेजने की कोशिश कर रहा है। वैसे लुआननियाओ कोई अकेला प्रोजेक्ट नहीं है। साउथ हेवनली गेट मिशन के तहत चीन 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों जैसे बैदी पर भी काम कर रहा है, जो अंतरिक्ष के बेहद करीब जाकर ऑपरेट कर सकते हैं। 2024 के विमानन मेले में इनका मॉडल दिखाकर चीन ने यह साफ संकेत दिया था कि वो पारंपरिक युद्ध की सीमाओं से कहीं आगे निकल जाना चाहता है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की घोषणाएं चीन की घरेलू जनता में गर्व पैदा करती हैं और पड़ोसी देशों पर रणनीतिक दबाव बनाने का चीन को एक मौका देती हैं। चीन के बाकी प्रोजेक्ट्स क्या हैं, वो भी आप देख लीजिए। एक बाइदी फाइटर जेट के बारे में बताया, 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होगा, जो अंतरिक्ष तक जाकर, अंतरिक्ष की सीमा तक जाकर ऑपरेट कर सकते हैं। 2024 के एविएशन शो में इसे शोकेस किया गया था। इसमें उन्नत सैटेलाइट नेटवर्क होगा, पूरी दुनिया पर नजर रखने की क्षमता होगी, रियल टाइम निगरानी कर पाएगा और कम्युनिकेशन में माहिर माना जाएगा। रीयूजेबल रॉकेट तकनीक से लैस किया जाएगा। स्पेस एक्स जैसी क्षमता विकसित करने की कोशिश है। सिर्फ हथियार नहीं बल्कि पूरा चलता फिरता इकोसिस्टम है। भले ही लुआननियाओ आज एक दूर की कल्पना लग रही हो, लेकिन कल्पना तो है। क्या अभी तक आपने सोचा था, अभी तक पिछले, अगर हम 10 साल पहले चले जाएं, 20 साल पहले चले जाएं, कि हमारे बीच में रोबोट्स होंगे, एआई होगा, हमसे वो बातें करेंगे, हमसे
जो भी ऑर्डर होगा उसको प्रोसेस करेंगे। कभी नहीं सोचा था। आप देख लीजिए, आज टेस्ला ने रोबोट पेश कर दिया है जो इंसानों को उसकी काम में हेल्प करते हैं, बाकायदा उन्हें बेच भी रहे हैं। दुनिया के अलग अलग देश अलग अलग तरीके के रोबोट्स पेश कर रहे हैं। एआई की एक अलग दुनिया बन गई है। तो लुआन नियाओ की जो चीन की कल्पना है, इससे अगर ये सोच रहे हैं कि ये भविष्य में दूर की कौड़ी है, तो ये ऐसा भी हो सकता है कि 5, 6, 8, 10 साल में आपको ऐसा कोई स्पेस विमान नजर आए जो सिर्फ चीन के पास नहीं हो, दुनिया के उन देशों के पास हो जो टॉप 5, टॉप 4 में आते हैं। खासकर टॉप 4, टॉप 3 देशों के पास इस तरह के हथियार आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड नाउ में बात करते हैं लीबिया की। एक इंपॉर्टेंट खबर लीबिया से जो मैं आपको बताना चाहता हूं। लीबिया के पूर्व शासक, पूर्व तानाशाह मुअम्मर अल गद्दाफी के बेटे सईद अल इस्लाम गद्दाफी की हत्या कर दी गई है। सैफ अल इस्लाम गद्दाफी लीबिया के पूर्व तानाशाह का बेटा, जिसे कभी देश का भावी शासक माना गया, जिसने 2011 में विद्रोहियों को चूहे कहकर मौत की धमकी दी थी, वही सैफ 4 हमलावर की गोलियों का शिकार बन गया। 53 साल की उम्र में अपने ही घर के बगीचे में दिन के उजाले में उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी। ये एक व्यक्ति की मौत नहीं बल्कि लीबिया की अस्थिर राजनीति में एक और खूनी चैप्टर है। लेकिन कौन था ये शख्स, क्यों मारा गया और इस हत्या से लीबिया का भविष्य कैसे बदल सकता है, चलिए ये कहानी आपको जल्दी से बताते हैं। घटना के वक्त सैफ अल इस्लाम अपने सुरक्षित आवास में मौजूद थे। उनके वकील खालिद अल जायदी और राजनीतिक सलाहकार अब्दुल्ला उस्मान ने पुष्टि की है कि एक सुनियोजित हमला था। रिपोर्ट से बताती है कि 4 नकाबपोश हमलावर आए, दीवार फांदकर उनके परिसर में दाखिल हुए। हमलावरों ने सबसे पहले वहां लगे सीसीटीवी कैमरों और सुरक्षा अलार्म निष्क्रिय किए ताकि उनकी पहचान ना हो पाए। इसके बाद उन्होंने सैफ गद्दाफी को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ गोलियों से भून डाला। कुछ चश्मदीदों का कहना है कि हत्यारों ने कमांडो स्टाइल में ऑपरेशन को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। घटना के वक्त सैफ अपने घर पर ही मौजूद थे और ये रही सैफ अल इस्लाम की फोटो, जो कि मुअम्मर अल गद्दाफी के बेटे थे। और परिवार वालों ने इसे सुनियोजित हमला बताया। 4 नकाबपोश इस हमला को अंजाम देने के लिए आए थे। सीसीटीवी और अलार्म पहले ही बंद कर दी गई थी ताकि उनकी पहचान ना हो सके। हमले को कमांडो स्टाइल में अंजाम दिया गया। सैफ अल इस्लाम गद्दाफी एक इंपॉर्टेंट नाम क्यों? 25 जून 1972 को जन्म, पूर्व तानाशाह मुअम्मर अल गद्दाफी का बेटा, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई, पश्चिमी संस्कृति से परिचित, कई भाषाओं का ज्ञान, आधुनिक और सुधारवादी छवि भी रही। साल 2000 के दशक में सैफ ने खुद को एक सुधारवादी नेता के तौर पर पेश किया। वो पश्चिमी देशों से रिश्ते सुधारने, अर्थव्यवस्था को खोलने और राजनीतिक बदलाव की बातें करते थे। इसी वजह से विदेशी मीडिया और नेता उन्हें गद्दाफी शासन का नरम चेहरा मानने लगे। जैसे कहावत है, ऊपर से मक्खन और अंदर से नारियल। सैफ की सुधारवादी छवि सिर्फ चालाकी थी। असलियत में वो अपने पिता के शासन के सबसे ताकतवर स्तंभों में से एक था। उसकी ताकत क्या थी? उसे कभी भी कोई भी आधिकारिक पद नहीं संभाला, किसी ऑफिशियल पद पर नहीं रहा, फिर भी पिता के बाद सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बना। लीबिया की विदेश नीति में बड़ी भूमिका निभाई। तेल के सौदों में निर्णायक प्रभाव माना गया। तानाशाही के खिलाफ लोगों का विद्रोह जब 2011 में लीबिया पहुंचा तो सैफ अल इस्लाम इसका असली चेहरा बन गया। वो सुधारवादी छवि धराशायी हो गई। फरवरी 2011 में टीवी पर खौफनाक भाषण सामने आया जब उसने विद्रोहियों को चूहा कहकर संबोधित किया। उस समय कहा कि हम आखिरी गोली तक लड़ेंगे। ये वही सैफ था जो कभी मानवाधिकारों की बात करता था। नकली सिक्का से असली से ज्यादा चमकता है और सैफ की चमक जल्द ही धीमी पड़ गई। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। इंडिया डेली आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।